लेडीज़ और जेंटलमैन, वेलकम टू अपाना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल। यहाँ आपको मिलेगी इतिहास विषय से संबंधित भरपूर सामग्री, जिससे आप फर्स्ट ग्रेड, नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी व अन्य इतिहास विषय की तैयारी बेहतर ढंग से कर सकते हैं। इसलिए आप ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए तथा साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नाथ पब्लिकेशन की बुक में भारतीय आधुनिक भारतीय इतिहास में 17 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम 18वां चैप्टर शुरू करेंगे, जिसमें स्वराज पार्टी और अन्य महत्वपूर्ण संगठन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो करते हैं आज की क्लास को शुरू। दिसंबर 1922 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन गया में हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता चित्तरंजन दास के द्वारा की गई। इसमें कांग्रेस के द्वारा चुनाव में भाग लेना का प्रस्ताव रखा गया, किंतु प्रस्ताव पास नहीं हो सका। सी आर दास ने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया। कांग्रेस ने 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थापित केंद्रीय एवं प्रांतीय विधानमंडल के 1920 ईस्वी के हुए चुनाव का बहिष्कार किया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में अलग हुए नेशनल लिबरल फेडरेशन 1918 ने 1920 के चुनाव में हिस्सा लिया। सी आर दास व मोतीलाल नेहरू ने औपनिवेशिक सत्ता का विरोध जारी रखने के लिए नई रणनीति की वकालत की। इन्होंने सुझाव दिया कि राष्ट्रवादी आंदोलनकारी विधान परिषदों का बहिष्कार बंद करें। इन परिषदों का सदस्य बनकर वे पाखंडी संसद का पर्दाफाश करें। परिषदों के सभी कामों में रुकावट डालकर नौकरशाही के इस नकाब को उखाड़ दे। 1922 के कांग्रेस के गया अधिवेशन में मोतीलाल व सी आर दास ने चुनाव के माध्यम से विधानमंडलों में प्रवेश का प्रस्ताव रखा, जिसे कांग्रेस ने बहुमत से अस्वीकार कर दिया। के आर आयंगर, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर अंसारी जैसे अपरिवर्तनवादी नो चेंजर्स व कट्टर गांधी समर्थक नेताओं ने परिवर्तनवादियों मोतीलाल, सी आर दास, अजमल खां, विट्ठल भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस के विचारों को अस्वीकार कर गांधी जी के रचनात्मक कार्यों जैसे चरखा कातना, हरिजन उद्धार, मध्य त्याग जैसे कार्यक्रमों का समर्थन किया। अपरिवर्तनवादियों ने गांधी सेवा संघ की स्थापना की। इसके सदस्यों में राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गंगाधर राव, जमनालाल बजाज प्रमुख थे। 1922 ईस्वी के देहरादून में सी आर दास ने कहा कि स्वराज्य जनसामान्य के लिए होना चाहिए, केवल भद्रलोक के लिए नहीं। अपरिवर्तनवादियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने गांधी जी के रचनात्मक कार्यों को पूरा करने व उन्हें लोकप्रिय बनाने के लिए पूरे देश का दौरा किया। परिवर्तनवादियों ने सरदार पटेल तथा विठल भाई पटेल के नेतृत्व में अप्रैल 1923 में नागपुर में सत्याग्रह चलाया, जिसे झंडा सत्याग्रह भी कहते हैं। यह सत्याग्रह कांग्रेस ध्वज के प्रयोग को रोकने के विरोध में हुआ। इस सत्याग्रह में स्थानीय कांग्रेसियों ने नागपुर चलो का आदेश दिया। गया कांग्रेस अधिवेशन 1922 में अपना प्रस्ताव पास न होने पर सी आर दास व मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया और स्वराज पार्टी की स्थापना की। सी आर दास को देशबंधु कहा जाता था। स्वराज नाम पार्टी का गठन 1 जनवरी 1923 को सी आर दास तथा मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया। स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा कांग्रेस के अभिन्न अंग के रूप में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की, जो बाद में स्वराज पार्टी के नाम से जानी गई। 1 मार्च 1923 को इलाहाबाद में पार्टी का प्रथम अधिवेशन हुआ। पार्टी अध्यक्ष चित्तरंजन दास ने स्वयं के लिए बंगाल का चयन किया और सार्वदेशिक नेतृत्व महामंत्री मोतीलाल नेहरू ने संभाला। मद्रास में स्वराज पार्टी की स्थापना श्रीनिवास अयंगर व सत्यमूर्ति के द्वारा 1923 ईस्वी में की गई। इसके समर्थक थे विठल भाई, हकीम अजमल खां, श्रीनिवास अयंगर, नरसिंह चिंतामन केलकर, मदन मोहन मालवीय एवं एम आर जयकर। उद्देश्य इसका भारत को स्वराज दिलाना, मांगे नहीं मानने पर विधान परिषदों में कार्यवाही में बाधा डालना। चेंजर्स व नो चेंजर्स ने
आपसी एकता बनाए रखना आवश्यक समझा। दोनों ही 1907 ईस्वी की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होना देने चाहते थे। सितंबर 1923 ईस्वी में मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की अध्यक्षता कांग्रेस कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ने और मतदान करने की इजाजत दी गई। मौलाना आजाद की अध्यक्षता में कांग्रेस के दिल्ली विशेष अधिवेशन सितंबर 1923 में कांग्रेस ने विधान परिषदों में प्रवेश का विरोध बंद करने का निर्णय लिया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी चुनाव लड़ने व मतदान करने की इजाजत दी गई। गांधी जी ने स्वराजी नेताओं को सुयोग्य, अनुभवी एवं ईमानदार देशभक्त की संज्ञा दी। 1923 के विधान परिषदों के चुनाव में स्वराज्यों ने साम्राज्यवाद के विरोध को चुनाव का प्रमुख मुद्दा बनाया। इसमें वादा किया कि स्वराजी विधान परिषदों में संघर्ष करेंगे और पाखंडी सरकार की कलई खोलेंगे। नवंबर 1923 में विधान परिषद के चुनाव हुए। वोट अब बहुत कम पड़े, केवल 62 लाख यानी 3% से भी कम लोगों को मतदान के अधिकार दिए गए। केंद्रीय विधानमंडल की 101 निर्वाचित सीटों में से 42 पर इनकी जीत हुई। मध्य प्रांत में स्वराज्य को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ। मध्य प्रांत में एनसी केलकर जैसे तिलक के मराठा अनुयायी जो कभी असहयोग आंदोलन के विशेष समर्थक नहीं रहे, अब दृढ़तापूर्वक मोतीलाल और सी आर दास के साथ हो गए। बंगाल सबसे बड़े दल के रूप में उभरे। बंगाल में स्वराज पार्टी के प्रत्याशी बीसी राय ने पुराने दिग्गज नेता सुरेंद्रनाथ बनर्जी को हराया। बम्बई व उत्तर प्रांत संयुक्त प्रांत में अच्छी सफलता प्राप्त हुई। पंजाब व मद्रास में जातिवाद और सांप्रदायिकता के कारण खास सफलता नहीं मिली। केंद्रीय विधानमंडल में स्वराज्यों ने साझा राजनीतिक मोर्चा बनाया। इसमें जिन्ना के नेतृत्व में उनके समर्थक उदारवादी व व्यक्तिगत रूप से कुछ विधायक जैसे मदन मोहन मालवीय शरीक थे। 1923 में सी आर दास द्वारा बंगाल पैक्ट प्रस्तुत किया गया। इस पैक्ट में मुस्लिमों को प्रशासनिक सेवाओं में 55% भागीदारी, मस्जिदों के सामने गाने बजाने पर प्रतिबंध, बकरी ईद के अवसर पर गोकुशी में हस्तक्षेप न करने का आश्वासन दिया गया। 1923 में मौलाना मोहम्मद अली की अध्यक्षता में कांग्रेस के काकीनाडा अधिवेशन में दास पैक्ट बंगाल पैक्ट को अस्वीकार कर दिया गया। सरकार ने अक्टूबर 1924 में आतंकवाद से निपटने के नाम पर अनेक स्वराजी व कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इस पर 31 अक्टूबर 1924 को गांधी जी ने यंग इंडिया में लिखा कि रोलेट एक्ट तो मर चुका है, पर जिन मनोभावनाओं के चलते इसे लाया जा रहा है वो आज भी जिंदा है। जब तक अंग्रेजों के हित भारतीयों के हित से टकराते रहेंगे, रोलेट एक्ट कोई ना कोई रूप धारण करता रहेगा। 6 नवंबर 1924 को 6 नवंबर 1924 को सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, गांधी जी ने एक संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर किए जिसमें कहा गया कि स्वराजी नेता कांग्रेस के अभिन्न अंग के रूप में कांग्रेस के नेतृत्व में विधानमंडल में काम करते रहेंगे। इसे गांधी दास पैक्ट कहा जाता है। दिसंबर 1924 में कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में इस निर्णय को मंजूरी दी गई। इसी समय गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू को अपना मुख्य सहायक और कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी नियुक्त किया। इस प्रकार पार्टी के वरिष्ठ लोगों को पीछे छोड़ते हुए जवाहरलाल नेहरू को इस पद पर उन्नत कर अ, गांधी जी ने उनके पिता मोतीलाल के स्वतंत्रता के संघर्ष में गांधीवादी तरीकों के विरोध को लगभग खत्म कर दिया। 1925 में विठल भाई पटेल केंद्रीय विधान परिषद दिल्ली में असेंबली के अध्यक्ष चुने गए। केंद्रीय विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष सर फ्रेडरिक व्हाइट था जो 1921 से 25 तक रहा था। मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में स्वराज्यों ने 1924 में एक संशोधन प्रस्तुत किया और मांग की कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय संविधान सभा के द्वारा ही होना चाहिए। स्वराज्यों ने निम्न मुद्दों को विधानमंडलों में जोरदार तरीकों से उठाया। स्वशासन की स्थापना के लिए संविधान में परिवर्तन, नागरिक स्वतंत्रता की बहाली, राजनीतिक बंदियों की रिहाई और दमनकारी कानूनों की समाप्ति तथा देसी उद्योगों का विकास। विठल भाई पटेल ने सरकार से कहा कि हम चाहते हैं कि आप अपना प्रशासन वीटो से और हर पराजित विधेयक को वैधता का प्रमाण पत्र देकर चलाए। हम चाहते हैं कि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को रद्दी कागज समझें।
स्वराज्यों की उपलब्धता 1919 ईस्वी के अधिनियम की जांच के लिए 1924 में मुडीमैन समिति नियुक्त करवाना। सर अलेक्जेंडर मुडीमैन गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में गृह सचिव थे। कपास पर लगे उत्पाद शुल्क की समाप्ति एवं नमक कर में कटौती, श्रमिक एवं मजदूर संघों के लिए कार्य। 1928 में सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक पब्लिक सेफ्टी बिल पर सरकार को पराजित किया। सभी राष्ट्रवादी एकजुट होकर इसका विरोध कर रहे थे। लाला लाजपत राय ने कहा कि बोल्शेविकों से हमें कोई खतरा नहीं है, हमारे सामने सबसे बड़ा खतरा पूंजीवादियों पूंजीवादियों की ओर से है। मोतीलाल नेहरू ने इस विधेयक को भारतीय राष्ट्रवाद और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर सीधा हमला कहा। इस विधेयक को भारतीय गुलामी विधेयक नंबर 1 की संज्ञा दी गई। इसी क्रम में स्वराज्य की उपलब्धियों में 5 नंबर पर स्वराज्यों ने असहयोग आंदोलन के स्थगन से उत्पन्न राजनीतिक शून्यता को समाप्त किया। 1924 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू ने सर्वप्रथम एक संविधान सभा गठित करने की मांग की। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के खोखलेपन को देश के सामने रखा। नगर पालिकाओं में काम 1923 से 24 में नगर पालिकाओं और स्थानीय निकायों पर कांग्रेस का कब्जा हुआ। मुंबई में विठल भाई पटेल, कलकत्ता के मेयर सी आर दास, कलकत्ता के उपाध्यक्ष सहीन सुहरावर्दी, सुभाष चंद्र बोस जो मुख्य अधिशासी अधिकारी बने। अहमदाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष विठल पटेल बने। इलाहाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बने। पटना नगर पालिका के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। इन्होंने रचनात्मक कार्य किए। अनुशीलन समिति जितेंद्र मोहन सेनगुप्त, युगांतर सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में बंगाल में 2 गुट अब बन गए। स्वराज पार्टी का विघटन 16 जून 1925 को सी आर दास का निधन हो गया और पार्टी 2 गुटों में बंट गई। सरकार के साथ सहयोग करने वाला गुट प्रत्युत्तरवादी स्वराज गुट कहलाया। यह गुट हिंदू हितों की रक्षा के लिए सरकार के साथ सहयोग करने का इच्छुक था। इस गुट में एम सी केलकर, एम आर जयकर, मदन मोहन मालवीय और डॉक्टर मुंजे, ई राघवेंद्र राव, विजय खारपड़े। सरकार के साथ सहयोग न करने वाला गुट अप्रत्युत्तरवादी कहलाया। मोतीलाल नेहरू इसमें प्रमुख थे। मुंबई के स्वराजवादियों ने प्रत्युत्तर या प्रतियोगी सहयोग का समर्थन किया। मध्य प्रांत में तो विधानसभा में स्वराज दल के अध्यक्ष श्री एस वी तांबे, श्रीपाद बलवंत तांबे गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य बन गए। मोतीलाल नेहरू ने इसकी आलोचना की। जयकर व केलकर ने तांबे का समर्थन किया। केलकर ने कहा कि अमृतसर की नीतियों और तिलक की नीतियों की ओर वापस चलो। एस आर आयंगर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सदस्य बने। महाराष्ट्र व मध्य भारत में स्वराज्य ने अलग पार्टी बना ली, जिसका नाम ऑल इंडिया स्वराज पार्टी रखा। कुछ दिनों के बाद मुंजे, जयकर व केलकर ने विधान परिषद से त्यागपत्र दे दिया, जिस पर स्वराज पार्टी के टिकट से चुने गए थे। जनवरी 1925 में केंद्रीय विधान परिषद में बजट पेश हुआ तो मोतीलाल नेहरू अपने सहयोगियों सहित बाहर आ गए व मतदान में भाग नहीं लिया। सरकार के आमंत्रित सहयोग समर्थकों ने इंडियन नेशनल पार्टी नाम से नया संगठन बना लिया। एम आर जयकर, एन सी केलकर और मुंजे ने संवेदनशील दल की स्थापना की। लाला लाजपत राय और मदन मोहन मालवीय ने सत्ता की साझेदारी व सांप्रदायिकता के मुद्दे पर स्वराज पार्टी छोड़ दी और स्वतंत्र कांग्रेस पार्टी की स्थापना कर ली। लाला लाजपत राय ने मदन मोहन मालवीय के साथ मिलकर हिंदू संगठन आंदोलन का गठन किया। मोतीलाल नेहरू ने पहले इन सहयोगियों को डांटा, किंतु बाद में इनसे साबरमती समझौता कर लिया। इस समझौते में मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, केलकर और डॉक्टर मुंजे, सरोजिनी नायडू, एम एस एघो ने भाग लिया। समझौते में तय हुआ कि यदि सरकार प्रांतों में मंत्रियों के हाथों में उत्तरदायित्व सौंपने को तैयार हो तो उसे उससे सहयोग किया जा सकता है। मोतीलाल नेहरू स्किन कमेटी में भाग लेने के लिए इंग्लैंड चले गए। श्रीनिवास अयंगर ने स्वराज पार्टी की कमान संभाल ली। 1926 ईस्वी के चुनाव में मद्रास के अलावा स्वराज पार्टी को कहीं सफलता नहीं मिली, क्योंकि उसे विद्रोही कार्यकर्ता व हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता का सामना करना पड़ा। केंद्र में 40 सीट मिली। 1923 में जब चित्तरंजन दास कोलकाता के महापौर बने
तब उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया। सुभाष चंद्र बोस चित्तरंजन दास को अपना गुरु मानते थे। इंडियन सैंडहर्स्ट कमेटी स्किन समिति 1925 ईस्वी में भारतीय थल सेना के भारतीयकरण के लिए गठित समिति, जिसके अध्यक्ष भारत के प्रधान सेनापति लेफ्टिनेंट जनरल सर एंड स्क्रीन थे। सदस्य इसके मोतीलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना और एम रामचंद्र राव थे। सन 1924 में कोहाट में सांप्रदायिक दंगा हुआ। इस दंगे के कारण गांधी जी ने 17 सितंबर 1924 को मोहम्मद अली के घर पर 21 दिन का उपवास किया। मोतीलाल नेहरू ने जवाहरलाल नेहरू से कहा कि हमने ईमानदारी से संघर्ष किया है। साइमन कमीशन, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, इस समय वायसराय इरविन थे। 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम में यह प्रावधान था कि अधिनियम पारित होने के 10 वर्ष बाद एक संवैधानिक आयोग की नियुक्ति की जाएगी, जो इस बात की जांच करेगा कि अधिनियम कहां तक सफल रहा तथा भारत उत्तरदायी शासन की दिशा में कहां तक जा सकता है। कमीशन का कार्य इस बात का पता लगाना था कि क्या भारत इस योग्य हो गया है कि यहाँ के लोगों को और अधिक संवैधानिक अधिकार दिए जाए, और यदि दिए जाए तो उनका स्वरूप क्या है। किंतु आयोग की नियुक्ति प्रधानमंत्री वोल्डविन के नेतृत्व में तत्कालीन कंजर्वेटिव सरकार ने समय से 2 वर्ष पूर्व ही कर दी, क्योंकि उन्हें आशंका थी कि 1928 के चुनाव में लेबर पार्टी जीतेगी और वे भारत समर्थक सदस्यों का वैधानिक आयोग नियुक्त कर सकती है। ब्रिटिश साम्राज्य के भविष्य से जुड़े इस अहम प्रश्न को वे अनुभवहीन लेबर पार्टी के भरोसे नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए आयोग की नियुक्ति समय से पूर्व ही कर दी थी। 8 नवंबर 1927 को भारत के राज्य सचिव लॉर्ड बर्किनहेड द्वारा सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यों वाला साइमन कमीशन नियुक्त किया गया। इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे, अतः कांग्रेस ने इसे श्वेत कमीशन कहा। इसके सदस्य जो थे वो थे जॉन साइमन लिबरल पार्टी से, मिस्टर बॉथम कंजर्वेटिव पार्टी से, स्टेट कोना कंजर्वेटिव पार्टी से, लेन फॉक्स कंजर्वेटिव पार्टी के, कैडेगन कंजर्वेटिव पार्टी के, एटली और वर्नोन हार्टसोन ये दोनों लेबर पार्टी के सदस्य थे। इस प्रकार इसमें ब्रिटेन के 3 प्रमुख राजनीतिक दलों कंजर्वेटिव, लिबरल और लेबर के प्रतिनिधि सम्मिलित किए गए, परंतु लॉर्ड इरविन के सुझाव पर किसी भी भारतीय सदस्य को इसमें नहीं लिया गया, जबकि इस समय ब्रिटिश संसद में लॉर्ड सिन्हा तथा सपूर्जी सक्तवाला के रूप में 2 भारतीय सदस्य थे। कांग्रेस के 1927 ईस्वी के मद्रास अधिवेशन डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में साइमन कमीशन के विरोध का निर्णय लिया गया। 11 दिसंबर 1927 को इलाहाबाद में वे सर्वदलीय सम्मेलन में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। तेज बहादुर सप्रू के लिबरल फेडरेशन, मुस्लिम लीग का जीना गुट, किसान मजदूर पार्टी, हिंदू महासभा, फिक्की आदि ने भी साइमन कमीशन के बहिष्कार का समर्थन किया। मोहम्मद अली जिन्ना के अनुसार साइमन कमीशन हमारी आत्मा का कत्ल है। मोहम्मद शफी के नेतृत्व में मुस्लिम लीग का एक गुट, मद्रास की जस्टिस पार्टी और पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी ने साइमन कमीशन का समर्थन किया। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के नेतृत्व में डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन ने भी साइमन कमीशन का साथ दिया था। हिंदू महासभा 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। दूसरे दशक 1915 में हिंदू महासभा की। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भारत के राजनीतिक दलों में कांग्रेस, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा 3 महत्वपूर्ण दल थे। कांग्रेस हिंदू मुस्लिम एकता की विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी थी। मुस्लिम लीग मुस्लिमों के हितों की प्रवक्ता थी और हिंदू महासभा हिंदुओं के सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक हितों की चिंता करती थी। यद्यपि हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में हुई थी, लेकिन उससे पूर्व भिन्न भिन्न प्रांतों में हिंदू सभाएं संगठन बनने शुरू हो गए। 1909 में पंजाब हिंदू सभा की स्थापना हुई। 1910 में पंडित मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में हिंदू महासभा का प्रथम अधिवेशन हुआ। आगे चलकर 1915 में हिंदू महासभा का अधिवेशन हरिद्वार में संपन्न हुआ। इसकी अध्यक्षता महाराजा मणिंद्र चंद्र नंदी ने की थी। अखिल भारतीय महासभा का पंजीकरण लखनऊ में
13 दिसंबर 1917 को हुआ। अप्रैल 1921 में इसका नाम ऑल इंडिया हिंदू महासभा से बदलकर ऑल ऑल इंडिया हिंदू सभा से बदलकर ऑल इंडिया हिंदू महासभा रखा गया। 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना और 1909 में पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किए जाने के कारण हिंदू समाज को धर्म और संस्कृति के आधार पर संगठित करने की आवश्यकता अनुभव की जा रही थी। नया उभर रहा मध्य वर्ग पश्चिम से भिन्न अपनी पहचान खोज रहा था। उसे अपनी मनचाही पहचान के तत्व हिंदू धर्म, संस्कृति और परंपरा में मिले। यह पहचान उतनी मुसलमानों के विरोध में नहीं थी जितनी औपनिवेशिक शासन सत्ता और अंग्रेजों के खिलाफ थी। उक्त परिस्थितियों ने पहले पहले हिंदुओं में धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक चेतना जगाई और आगे चलकर राजनीतिक चेतना। सातवां सत्र सातवां सत्र 19 से 22 अगस्त 1923 को बनारस में मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में, आठवां सत्र 11 अप्रैल 1925 को कलकत्ता में राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में, विशेष सत्र 27 से 28 दिसंबर 1924 को बेलगांव में मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में, विशेष सत्र 29 दिसंबर 1925 को कानपुर में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में। राजेंद्र प्रसाद ने अगस्त 1920 में भागलपुर में आयोजित बिहार प्रांतीय सम्मेलन के विशेष सत्र की अध्यक्षता की, जिसमें भारी बहुमत से असहयोग कार्यक्रम को अपनाया गया। वह दिसंबर 1922 में गया में आयोजित कांग्रेस सत्र की आयोजन समिति के सचिव थे, जिसमें इस सत्र के अध्यक्ष CR दास द्वारा लाया गया परिषद प्रवेश वर्जित प्रवेश प्रास्त प्रवेश प्रस्ताव पराजित हो गया। इसके अलावा उन्होंने दिसंबर 1922 में गया में कांग्रेस पंडाल में आयोजित हिंदू महासभा की स्वागत समिति के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया। 1923 में उन्होंने अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कार्यकारी महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS 27 सितंबर 1925 को विजयदशमी के दिन इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय नागपुर में। संस्थापक इसका डॉक्टर केशराम बलिराम हेडगेवार थे। BBC के अनुसार यह विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संस्थान है। जस्टिस पार्टी 1917 में मद्रास में CN मुदालिर द्वारा अन्य सदस्य TN नायर और P त्यागराज चेट्टी ने जस्टिस पार्टी का गठन किया। इसे दक्षिणी भारतीय उदारवादी संघ भी कहा जाता है। यूनियनिस्ट पार्टी, जिसकी स्थापना 1923 में पंजाब में हुई, इसके संस्थापक सिकंदर हयात खान, फैजल हुसैन चौधरी, शहाबुद्दीन खिल्जी हयात खान और सर छोटू राम हैं। पंजाब में भूस्वामियों के हितों की रक्षा के लिए इसकी स्थापना की गई। 1935 ईस्वी में भूस्वामियों के हितों की रक्षा के लिए 1935 ईस्वी के चुनाव में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर पंजाब में मिलीजुली सरकार बनाई। फिक्की FICCI फिक्की 1927 में नई दिल्ली में इसकी स्थापना इसके संस्थापक घनश्याम दास बिड़ला व पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास थे। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा संचालित डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, दलित वर्ग संघ और हरिजनों के कुछ संगठनों ने साइमन कमीशन का सहयोग किया। सेंट्रल सिख और ऑल इंडिया अछूत फेडरेशन ने भी इस आयोग का विरोध नहीं किया। 3 फरवरी 1928 को आयोग बंबई पहुंचा तो उसे काले झंडे दिखाए गए व साइमन गो बैक नारे का निर्माण यूसुफ मेहर अली के द्वारा किया गया। साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। बंबई में हड़ताल रखी गई। लखनऊ में खली कुज्मा और मद्रास में टी प्रकाशम ने आयोग का विरोध किया। लखनऊ में 28 से 30 नवंबर में कमीशन के सदस्यों को कुछ तालुकदारों के द्वारा केसर बाग में पार्टी दी गई और विरोध करने वाले किसी भी व्यक्ति को बाग की सड़कों के निकट नहीं आने दिया। खली कुज्मा ने विरोध का नायाब तरीका ढूंढा और केसर बाग में साइमन वापस जाओ लिखे गुब्बारे उड़ाए। पंजाब में लाला लाजपत राय ने विरोध किया और लाठियों से पीटने के कारण लाला लाजपत राय की 17 नवंबर 1928 को मृत्यु हो गई। लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू गोविंद वल्लभ पंत को आयोग का विरोध करने के कारण लाठियां खानी पड़ी।
गोविंद वल्लभ पंत साइमन कमीशन विरोधी प्रदर्शन के दौरान लगी चोट के कारण जीवन भर अपंग रहे। साइमन कमीशन ने दो बार फरवरी मार्च 1928 तथा अक्टूबर 1928 से अप्रैल 1929 भारत की यात्रा की तथा मई 1930 में अपनी रिपोर्ट पेश की, जिस पर लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन में विचार हुआ था। 27 मई 1930 को साइमन कमीशन की प्रस्तुत रिपोर्ट की सिफारिशें। कमीशन ने प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करने तथा एवं प्रांतों को स्वायत्तता सौंपने की सिफारिश की। गवर्नर जनरल और गवर्नरों के अधिकारों को बढ़ाने का सुझाव दिया। इसने भारतीयों में मताधिकार के विस्तार की बात कही। यह सिफारिश की गई कि कम से कम 10 से 15% भारतीयों को मताधिकार का अधिकार दिया जाए। सरकारी हस्तक्षेप को समाप्त किया जाए। प्रांतीय विधानमंडलों में सदस्यों की संख्या को बढ़ाया जाए। प्रत्येक 10 वर्ष बाद पुनः परीक्षण के लिए एक संविधान आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाए। इसमें ब्रिटिश प्रांतों एवं देशी रियासतों के प्रतिनिधि सम्मिलित हो। भारतीय विषयों पर विचार करने के लिए काउंसिल बनाना। बृहत्तर भारतीय परिषद बनाई जाए। आयोग ने संघीय शासन तंत्र की स्थापना का प्रस्ताव दिया, जिसमें भविष्य में देशी रियासतों को सम्मिलित किया जा सके। केंद्रीय स्तर पर अनुत्तरदायी सरकार ब्रिटिश अधिकार तथा नियंत्रण बना रहना चाहिए। केंद्रीय विधानमंडल के सदस्य अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली द्वारा प्रांतीय विधानमंडलों से चुने जाए। सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली को स्वीकार कर लिया। वर्मा को भारत से अलग करने की सिफारिश की। सिंध को बंबई से अलग कर दिया। सेना का भारतीयकरण किया जाए। उड़ीसा को अलग प्रांत बनाया जाए। भारत परिषद को बनाए रखा जाए, किंतु उसके अधिकारों में कमी की जाए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आयोग की रिपोर्ट को सिरे से नकार दिया। सर शिवस्वामी अय्यर ने साइमन रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में फेंकने के लायक बताया। नेहरू रिपोर्ट। साइमन कमीशन की नियुक्ति के समय भारत सचिव लॉर्ड बर्किनहेड ने भारतीयों के समक्ष एक चुनौती रखी कि वे एक ऐसा संविधान बनाए जो सभी भारतीयों को मान्य हो। इस चुनौती को स्वीकार कर भारतीय नेताओं ने 28 फरवरी 1928 को दिल्ली में डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया। इसमें ऐसे संविधान के निर्माण की योजना का प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें पूर्ण उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था हो। इसमें 29 दलों ने भाग लिया। दूसरा सर्वदलीय सम्मेलन 11 मई 1928 को बंबई में हुआ। इसमें भारत के संविधान की रूपरेखा तैयार करने के लिए 9 सदस्यों की एक समिति बनाई, जो निम्न प्रकार से थी, जिसमें इसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे, सचिव जवाहरलाल नेहरू, इसके अलावा तेज बहादुर सप्रू, एन.एम. जोशी, सुभाष चंद्र बोस, एम.एस. आणे, इसके अलावा एम.आर. जयकर, अली इमाम, शोएब कुरैशी, मंगल सिंह और जे.पी. प्रधान इसके सदस्य थे। इस समिति ने 1 जुलाई 1928 से पहले ही यह कार्य पूर्ण करने के लिए कहा। इस रिपोर्ट का प्रारूप मोतीलाल नेहरू और तेज बहादुर सप्रू ने तैयार किया। इसके लेखन का कार्य मोतीलाल नेहरू ने किया। इस समिति ने 10 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा गया। इसकी प्रमुख सिफारिशें थी: भारत को अधिराज्य डोमिनियन स्टेटस का दर्जा मिले, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को समाप्त कर संयुक्त निर्वाचन प्रणाली लागू की जाए, केंद्र व जिन प्रांतों में मुस्लिम अल्पसंख्यक है उनमें कुछ स्थान मुसलमानों के लिए आरक्षित किए जाए, जहां मुस्लिम बहुसंख्यक हो, पंजाब व बंगाल आदि, वहां यह व्यवस्था नहीं हो। भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन किया जाए। 19 मौलिक अधिकारों की मांग, महिलाओं को समान अधिकार, वयस्क मताधिकार इत्यादि। केंद्र तथा राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो। केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका हो। प्रतिनिधि 5 वर्ष में सदन निम्न सदन के 500 सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन तथा सीनेट 7 वर्ष के लिए उच्च सदन के 200 सदस्यों का अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं द्वारा किया जाए। केंद्र सरकार का प्रमुख गवर्नर जनरल केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद की सलाह पर काम करेगा, जो केंद्रीय व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होगा। विदेश मामले प्रतिरक्षा ब्रिटिश नियंत्रण में रहे। मुस्लिमों के धार्मिक एवं सांस्कृतिक हितों की रक्षा व संरक्षण।
धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना, सिंध को बंबई से पृथक प्रांत बनाया जाए, कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी हो, संसदीय शासन व्यवस्था, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत को पूर्ण प्रांत बनाया जाए, केंद्र तथा प्रांतों में संघीय आधार पर शक्तियों का विभाजन तथा अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को दी जाए। प्रांतीय व्यवस्थापकों का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। इनका प्रमुख गवर्नर होगा जो प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद की सलाह पर कार्य करेगा। प्रांतों में एक ही सदन हो। देशी राज्यों को उत्तरदायी शासन की स्थापना के बाद ही भारत संघ में शामिल किया जाए। भारत में एक प्रतिरक्षा समिति, उच्चतम न्यायालय तथा लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाए। 28 अगस्त 1928 को लखनऊ के सर्वदलीय सम्मेलन में नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट को हिंदू हितों का दस्तावेज कहा। नेहरू ने वर्तमान संविधान का ब्लूप्रिंट माना। कांग्रेस ने सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सत्यमूर्ति भगत जैसे युवा नेता डोमिनियन स्टेटस की जगह पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बनाना चाहते थे। जवाहरलाल नेहरू व सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर 1928 ईस्वी में भारतीय स्वतंत्रता लीग इंडिपेंडेंस फॉर इंडियन लीग का गठन किया। 1928 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में डोमिनियन स्टेटस और पूर्ण स्वराज के मुद्दे पर विवाद हुआ, जिसे गांधी जी ने हस्तक्षेप कर सुलझा दिया। गांधी जी ने सरकार को पूरे 1 वर्ष का समय दिया और चेतावनी दी कि अगर 31 दिसंबर 1929 तक नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर डोमिनियन स्टेटस का दर्जा न दिया गया तो कांग्रेस पूर्ण स्वराज से कम किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेगी। नेहरू रिपोर्ट पर मुस्लिम लीग की प्रतिक्रिया। दिसंबर 1927 में मुस्लिम लीग के दिल्ली अधिवेशन में लीग के नेताओं ने एक प्रस्ताव पारित कर 4 मांगे रखी। इन 4 मांगों को संविधान के भावी मसौदे में शामिल करने की मांग की गई। दिसंबर 1927 में कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में इन 4 मांगों को स्वीकार कर लिया गया तथा उन्हें दिल्ली प्रस्ताव का नाम दिया गया। ये 4 मांगे निम्न थी। 4 मांगे कौन कौन सी थी? पहली थी कि पृथक निर्वाचन प्रणाली की समाप्ति व संयुक्त निर्वाचन प्रणाली को अपनाया जाए, जिसमें कुछ सीटें मुसलमानों के लिए आरक्षित हो। केंद्रीय विधानमंडल में मुसलमानों के लिए 1/3 स्थान हो। पंजाब व बंगाल के विधानमंडलों में जनसंख्या के अनुपात में मुसलमानों के लिए स्थान आरक्षित हो। सिंध, बलूचिस्तान और उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत नामक 3 मुस्लिम बहुल प्रांतों का गठन हो। बंगाल व पंजाब जैसे मुस्लिम बहुल प्रांतों में मुसलमानों के लिए स्थान आरक्षित करने के मुद्दे पर हिंदू महासभा ने विरोध किया, जबकि लीग आरक्षण के लिए अड़ी रही, अतः यह मुद्दा अधिक जटिल हो गया। नेहरू रिपोर्ट ने एक मध्यम मार्ग अपनाया, जिसमें संयुक्त निर्वाचन के साथ मुस्लिमों के अल्पमत वाले प्रांत में ही आरक्षण, डोमिनियन स्टेटस प्राप्ति के बाद सिंध को बंबई से अलग करने का प्रावधान था। दिसंबर 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट की समीक्षा के लिए एक सर्वदलीय सम्मेलन कलकत्ता में आयोजित किया गया। जिन्ना ने अपना भाषण समाप्त होने से पहले एकता की भावपूर्ण अपील करते हुए कहा कि हम सब इस धरती के बेटे हैं, हमें साथ रहना है। भारत तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक कि हिंदू और मुसलमान एक नहीं हो जाते। इसमें जिन्ना ने मुस्लिम लीग की तरफ से 3 संशोधन प्रस्तुत किए, जिसमें 3 संशोधन थे। का पहला था कि केंद्रीय विधानमंडल में 1/3 स्थान मुस्लिमों के लिए आरक्षित हो। वयस्क मताधिकार लागू होने तक पंजाब व बंगाल के विधानमंडलों में जनसंख्या के अनुपात में मुसलमानों के लिए सीटें आरक्षित हो। अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों को दी जाए। सर्वदलीय सम्मेलन में जिन्ना के प्रस्ताव ठुकरा दिए गए, अतः जिन्ना मोहम्मद शफी व आगा खां से मिल गया। मोहम्मद शफी और आगा खां ने आगा खां की अध्यक्षता में दिल्ली में ऑल पार्टी मुस्लिम कांग्रेस का आयोजन किया। इस सम्मेलन में कांग्रेस के साथ कोई सहयोग न करने का निर्णय लिया गया। 28 मार्च 1929 को जिन्ना ने 14 सूत्री मांगे प्रस्तुत की। संघीय संविधान हो तथा अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों के पास हो। सभी विधानमंडलों एवं निर्वाचित संस्थाओं में अल्पसंख्यकों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व किया जाए। केंद्रीय विधानमंडलों में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व 1/3 से कम न हो। प्रांतीय स्वायत्तता हो। पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था बनी रहे। सरकारी सेवाओं में मुसलमानों की पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाए।
सभी प्रांतीय विधानमंडलों में मुसलमानों के लिए एक तिहाई स्थान आरक्षित हो। बलूचिस्तान व उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में संवैधानिक सुधार हो। सिंध को बंबई से पृथक कर नया प्रांत बनाया जाए। सभी संप्रदायों को धार्मिक स्वतंत्रता हो। मुस्लिम धर्म, भाषा, संस्कृति, विधि आदि के संरक्षण की पर्याप्त व्यवस्था हो। विधानमंडल में किसी संप्रदाय से संबंधित कोई विधेयक तभी पारित किया जाए जब उस संप्रदाय के 3/4 सदस्य उसका समर्थन करें। भारतीय संघ के सभी राज्यों की सहमति के बिना कोई संवैधानिक संशोधन न किया जाए। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, बंगाल तथा पंजाब में कोई भी क्षेत्रीय बदलाव मुस्लिम बहुमत को प्रभावित न करे। 2 नवंबर 1929 को देश के प्रमुख नेताओं ने दिल्ली में एक सम्मेलन बुलाया व एक घोषणा पत्र जारी किया, जिसे दिल्ली घोषणा पत्र कहते हैं। वायसराय इरविन ने दिल्ली घोषणा पत्र को अस्वीकार कर दिया। जिन्ना ने अपनी 14 मांगे इंग्लैंड में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में पेश की। जिन्ना की इन मांगों में अधिकांश मांगे अगस्त 1932 में मिस्टर मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक निर्णय में स्वीकार कर ली गई। गांधी जी ने सर्वप्रथम जिन्ना को कायदे आजम कहा। यहाँ इस तथ्य को उल्लेखित करना प्रासंगिक होगा कि सरोजिनी नायडू ने 1918 में जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत की संज्ञा दी थी। लॉर्ड इरविन वायसराय की दीपावली घोषणा 31 अक्टूबर 1929 को भारतीयों को डोमिनियन स्टेटस प्रदान करने से संबंधित घोषणा थी। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन गोलमेज सम्मेलन के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। 1928 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ब्रिटिश सरकार को दी गई 1 वर्ष की समय सीमा समाप्त होने पर 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें नेहरू रिपोर्ट व डोमिनियन स्टेटस की मांग को रद्द कर दिया गया और पूर्ण स्वराज का पहली बार लक्ष्य रखा गया। 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा झंडा फहराया। 18 प्रांतीय कांग्रेस समितियों में से 3 समितियां ही जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता के पक्ष में थी। गांधी जी ने समर्थन कर अध्यक्ष बनवाया। नेहरू ने अध्यक्ष के रूप में कहा कि विदेशी शासन से अपने देश को मुक्त कराने के लिए अब हमें खुला विद्रोह करना और कॉमरेड आप लोग और देश के सभी लोग इसमें हाथ बटाने के लिए सादर आमंत्रित हैं। नेहरू ने कहा कि मैं समाजवादी हूँ, रिपब्लिकन हूँ, मेरा राजाओं और महाराजाओं में विश्वास नहीं है। 2 जनवरी 1930 ईस्वी को कांग्रेस कार्य समिति ने यह निर्णय लिया कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा तथा प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में अब मनाया जाएगा। इसलिए 26 जनवरी 1930 को भारत के इतिहास में प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में माना जाता है। इसी अधिवेशन से प्रभावित होकर खान अब्दुल गफार खान ने कांग्रेस में शामिल होने का निश्चय किया। इसी अधिवेशन में कांग्रेस कार्यकारिणी को सविनय अवज्ञा शुरू करने का अधिकार दिया गया। जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद के आनंद भवन में हुआ। इनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू, माता का नाम स्वरूप रानी था। जवाहरलाल नेहरू का विवाह 1916 में कमला कोल के साथ हुआ था। 1912 ईस्वी में इंग्लैंड से भारत आए। 1912 ईस्वी में कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस में शामिल हुए। 1917 में जवाहरलाल नेहरू होम रूल लीग यानी बेसेंट की होम रूल लीग में शामिल हुए। 1919 में पहली बार गांधी जी के संपर्क में आए, जब वे रोलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे। नेहरू ने असहयोग आंदोलन 1920 से 22 असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया। असहयोग आंदोलन के दौरान जवाहरलाल नेहरू लखनऊ जेल में थे। 1926 से 28 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव रहे। 1928 में नेहरू व सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। नेहरू 1928 में लाहौर अधिवेशन, 1936 में लखनऊ अधिवेशन और 1936 में ही फैजपुर अधिवेशन में 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में जेल गए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जवाहरलाल नेहरू अहमदनगर किले में कैद रहे। इसी समय वे बरेली सेंट्रल जेल तथा अल्मोड़ा जेल में भी रहे।
इससे पूर्व सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद की नैनी जेल में रहे थे। 1946 में बनी सरकार में कार्यकारिणी परिषद के उपाध्यक्ष थे। विदेशी मामले भी इनके पास थे। 1947 से 1964 ईस्वी तक भारत के प्रधानमंत्री रहे, प्रथम प्रधानमंत्री। 9 बार जेल गए, लगभग 9 साल ही जेल में बिताए। भारत विभाजन स्वीकार करने पर कहा कि सिर दर्द से छुटकारा पाने के लिए वे सिर ही कटवाने को तैयार हो गए। 1927 ईस्वी में ब्रुसेल्स में आयोजित साम्राज्यवाद विरोधी बैठक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने गए थे। लौटते हुए वे सोवियत रूस भी गए, जहां वे समाजवादी विचारों से काफी प्रभावित हुए। जवाहरलाल नेहरू के जीवनी लेखक गोपाल ने इस पर लिखा कि जवाहरलाल नेहरू आत्मसजग क्रांतिकारी होकर लौटे। गांधी जी ने ट्रस्टीशिप सिद्धांत की आलोचना की। 1938 में कांग्रेस द्वारा नियोजित राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष बने। 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। 1955 में भारत रत्न मिला। नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया के अनुसार मोहम्मद इकबाल ने नेहरू से यह बात कही थी कि नेहरू राष्ट्रभक्त है, जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ है। मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के आंख से आंसू पहुंचना होगा, यह कथन जवाहरलाल नेहरू का था। नीति से वादा 14-15 अगस्त 1947 पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संसद में दिया गया पहला भाषण था। इस भाषण में 20वीं सदी के महानतम भाषणों में से एक माना जाता है। मैं समाजवादी हूं, जवाहरलाल नेहरू ने कहा। कथन कि भूख से मर रहे व्यक्ति के लिए लोकतंत्र का कोई अर्थ व महत्व नहीं है। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु 27 मई 1964 को हुई थी। इनकी प्रमुख पुस्तकें पिता के पुत्र, हिंदी अनुवाद मुंशी प्रेमचंद ने किया। पुत्री के नाम 1929 में जेल में ही लिखे थे। 146 पत्रों का संकलन है। विश्व इतिहास की झलक 1934 में मेरी कहानी एन ऑटोबायोग्राफी 1936 में भारत की खोज द डिस्कवरी ऑफ इंडिया 1946 में अहमदनगर जेल में लिखी। भारत की एकता द यूनिटी ऑफ इंडिया 1941 में लिखी। टूवर्ड फ्रीडम लेटर्स फॉर द नेशन ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स हिंदुस्तान की कहानी। बंकिम चंद्र चटर्जी 1838 से 1897 ईस्वी। बंकिम चंद्र चटर्जी का जन्म 26 जून 1838 को बंगाल के नौहाटी में हुआ। इनके पिता का नाम यादव चंद्र चटर्जी तथा माता का नाम दुर्गा देवी था। बंकिम चटर्जी 1857 में कलकत्ता विश्वविद्यालय एवं प्रेसिडेंसी कॉलेज में स्नातक उत्तीर्ण करने वाले प्रथम स्नातक थे। ये बंगाल भाषा के प्रख्यात उपन्यासकार थे। इनको भारत का अलेक्जेंडर ड्यूमा भी कहा जाता है। इनकी कविताएं ललिता और मानस नामक संग्रह में प्रकाशित हुई। इनकी रचनाएं राज मोहन्स वाइफ 1864 अंग्रेजी में प्रथम प्रकाशित रचना है। दुर्गेश नंदिनी 1865 में रोमानी रचना बांग्ला में प्रथम रचना है। ये उपन्यास था। कपाल कुंडला 1866 में, बंग दर्शन 1872 में निकालना शुरू किया। मासिक पत्रिका थी। इस पत्रिका में उन्होंने विश्ववृक्ष 1873 में उपन्यास का क्रमिक प्रकाशन किया। मृणालिनी 1869 में लिखा एक उपन्यास था। कृष्णकांत दफ्तर 1875 में लिखा उपन्यास था। कृष्ण कांतेर विल सियतनामा 1878 में अंग्रेजी शासकों पर व्यंग्य किया गया। रजनी 1877 में, चंद्रशेखर 1877 में, इंदिरा चौधराइन मोचीराम कोरर। राजनीति सिंह 1887 में, देवी चौधरानी 1884 में फकीर विद्रोह से संबंधित था। मजनून शाह वराग 1776 से 77 में, अली भवानी पाठक भी। आनंद मठ उपन्यास 1882 में लिखा। इस उपन्यास में सन्यासी विद्रोह का वर्णन किया गया। 1876 में वंदे मातरम की रचना की, जो बाद में 1885 में आनंद मठ में शामिल की। 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार इसे गाया गया। इसी अधिवेशन की अध्यक्षता रहीमतुल्ला सयानी ने की थी। इनका अंतिम उपन्यास
सीताराम है जो 1886 में लिखा गया। इनका कथन है कि अंग्रेजी न तो तुम्हारी मातृभाषा है और न मेरी। रविंद्रनाथ टैगोर बंकिम चंद्र चटर्जी को अपना गुरु मानते थे। इनकी उपाधियां राय बहादुर, CIE चैंपियन ऑर्डर इन इंडियन एम्पायर। इनका कथन था कि देशभक्ति धर्म है और धर्म ही भारत के प्रति प्रेम है। तो यह था आज का 18वां चैप्टर जिसमें स्वराज पार्टी और अन्य महत्वपूर्ण संगठनों के बारे में हमने इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ा। कल का 19वां नंबर चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन और उसके पश्चात गोलमेज सम्मेलन के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं हम कल सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्लास में। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।